हेलो एवरीवन। जो भी लोग लाइव हैं प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही? हेलो एवरीवन। जो भी लाइव हैं एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? यस, ठीक। चलो भाई, आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कल तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के अंदर पढ़ा था, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कल तक, उनके ऊपर आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर कल के लेक्चर से वापस से हम कंटिन्यू थ्योरी एंड क्वेश्चंस को लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 4 पॉइंट चार्जेस। 4 पॉइंट चार्जेस are placed at the corner of square ABCD of side 10 centimeter as shown in the figure. The force on charge 1 microcoulomb, force on charge 1 microcoulomb placed at the center of square is, सेंटर के जो स्क्वायर का सेंटर है उस पर कोई चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकुलम का। तो इस 1 माइक्रोकुलम के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी वो हमें बताना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर अलग से बना लेता हूँ वापस से एक बार। ये सेंटर पर रखा है यहाँ पर जो चार्ज है वो 3 माइक्रोकुलम है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो 3 माइक्रोकुलम है, यहाँ पर जो चार्ज है 1 माइक्रोकुलम है। तो इस 3 माइक्रोकुलम की वजह से जो यहाँ पर फोर्स जाएगा वो जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली इस 3 माइक्रोकुलम की वजह से इस पर जो फोर्स आएगा वो उसकी डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट, यानी कि दोनों जो फोर्स लगाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट लगाएंगे। इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, यानी कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ जो नेट फोर्स हो जाएगा वो जीरो। इसी तरह से यहाँ जो फोर्स है, यहाँ जो चार्ज है वो है 4 माइक्रोकुलम -4, और यहाँ पर भी जो चार्ज है वो है -4 माइक्रोकुलम। इसका जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द चार्ज, और इसका जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा टुवर्ड्स द चार्ज। क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम हो गई, उनके बीच के डिस्टेंस की वैल्यू सेम हो गई, तो यहाँ पर भी जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएंगे, तो इनका भी जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब 1 माइक्रोकुलम का जो फोर्स चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 3 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल। द फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। अब ये क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो वैसे हो जाएगा बहुत बड़ा। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसका आंसर। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर 3 चार्ज रखे हैं, क्यू क्यू एंड क्यू। ठीक है, ये इसका सेंटर है यहाँ पर। तो ये सेंटर है, तो सेंटर पर कोई चार्ज प्लेस है कैपिटल क्यू। तो यहाँ से जो फोर्स जाएगा, एक फोर्स ये हो गया, एक यहाँ से फोर्स आएगा, एक फोर्स ये हो गया, और यहाँ से एक फोर्स आएगा, एक फोर्स ये हो गया। लेट सपोज ये वाला जो फोर्स हो गया 1 हो गया, ये हो गया F2, और ये हो गया F3। तो एक सिंपल सा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है कि यदि किसी सेंटर पर 3 फोर्स लग रहे हैं, तीनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है,
ये मैग्नीट्यूड में तीनों फोर्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, क्योंकि सेंट्रॉइड की दूरी तीनों जो चार्ज है उनसे सेम होगी। तो यहाँ पर F1 प्लस F2 प्लस F3 का जो वेक्टर सम है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास है इसका वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0। ठीक है, हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है 0 आ जाएगा। एक तो तरीका है ये सीधा सा करने का। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप F1, F2 एंड F3 के बीच का रिजल्टेंट निकालो। F2 एंड F3 के बीच का रिजल्टेंट निकालोगे तो वो निकालोगे F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। वहाँ से निकलेगा इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो प्लस 2F1 F2 प्लस 2F2 F3 और इनके बीच का एंगल हो जाएगा cos 120 डिग्री। यहाँ से रिजल्टेंट निकलेगा, वो रिजल्टेंट जाएगा इस डायरेक्शन में। फिर देखोगे कि आपको जो रिजल्टेंट है वो किसके अपोजिट हो जाएगा, F1 के अपोजिट हो जाएगा। तो नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। अगर वीडियो रुक गया है चलते चलते, आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो इसको आप रिकॉर्डेड में देख लेना। रिकॉर्डेड में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और अभी लाइव स्टार्ट हो जाता है तो आप वापस से कंटिन्यू कर लेना, रिज्यूम कर लेना। माइट बी पॉसिबल कि कोई नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, उस वजह से ये आपको ना शो हो रहा हो। हाँ, बफरिंग हो रही है, नेट की प्रॉब्लम हो रही है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला गया है, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैन बी थॉट टू बी कॉज्ड। इलेक्ट्रिकल एज वेल एज ग्रेविटेशनल इफेक्ट can be thought to be caused by fields. Which of the following is true for an electric or gravitational field? इनमें से इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला बोला है, द फील्ड कॉन्सेप्ट इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पहला ऑप्शन है, द फील्ड कॉन्सेप्ट इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सेकेंड ऑप्शन है, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड एन ऑब्जेक्ट। फील्ड आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस। देखो भाई, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। जब हम फील्ड की बात करते हैं, मान लो हमारे पास कोई सोर्स चार्ज ये है और यहाँ पर हमें फील्ड निकालना है जो डिस्टेंस r पर है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं KQ/r²। सिमिलरली जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पर मास है m, यहाँ पर है m0। ग्रेविटेशनल फील्ड की जो हम वैल्यू लिखते हैं वो हम लिखते हैं Gm/r²। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आ रहा है, जो इसके ऊपर लगता है QE0 के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किसकी वजह से आ रहा है, जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, m0। और यहाँ पर लिखा है Q, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q0E लिखना है ना, Q0E। यहाँ पर हो जाएगा m0G। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये किसको बता रहे हैं, फील्ड आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस। तो एक डिस्टेंस के ऊपर लगने वाले फोर्स के बारे में हमें यहाँ से पता लग जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, सी आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है। तो हमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है ऑलवेज कंटिन्यूअस। सेकेंड ऑप्शन है कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। और ऑप्शन सी है डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट। और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज at that point and the field is discontinuous if there is a charge at point।
है ना? ये चीज़ याद रखना आप, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा इफ देयर इज़ नो चार्ज एट दैट पॉइंट। यदि उस पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वहाँ पर वो क्या होगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब उसकी वैल्यू लगातार चलेगी। और वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा इफ देयर इज़ अ चार्ज एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर यदि कोई चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये ना, ये याद करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा, बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी दोनों ऑप्शन जो हैं इसके क्या होंगे? करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर उसका जो चार्ज है उसको डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी डिस्टेंस आर पर, उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर बोला है कि जो चार्ज है, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, चार्ज की वैल्यू को डबल कर दिया। तो ई की वैल्यू हम मान लेते हैं ई प्राइम हो गई या ई डैश हो गई। तो ये कितना हो जाएगा? ई इंटू टू क्यू ओवर आर स्क्वायर, है ना? यहाँ पर डिस्टेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और इनिशियल वैल्यू कितनी है? ई है। तो ई प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू ई। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? डबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर बोला है अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ चार्ज। चार्ज की जो वैल्यू है 115 इंटू टेन पावर माइनस फोर है, माइनस फोर कूलम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज। तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू ई। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F ओवर क्यू। और F की जो वैल्यू है वो होती है 2.25 न्यूटन। और जो चार्ज है वो कितना होता है? दिया हुआ है 15 इंटू टेन पावर माइनस फोर। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1500 न्यूटन पर कूलम। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमें ऑप्शंस दिए हैं उनमें से सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का कंडक्टिंग स्पेयर है, हैज अननोन चार्ज। इसका जो चार्ज है वो अननोन है। कंडक्टिंग स्पेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? के क्यू ओवर आर स्क्वायर। रेडियस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी सरफेस पर इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पेयर इज 1.2 इंटू टेन पावर थ्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी 1.2 इंटू टेन पावर थ्री के क्यू, और डिस्टेंस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब 20 इंटू टेन पावर माइनस टू का स्क्वायर। एंड पॉइंटेड रेडियली इनवर्ड्स। रेडियली इनवर्ड्स है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है। तो नेट चार्ज ऑन द स्पेयर हमें बताना है। हमें क्या बताना है? स्पेयर के ऊपर कुल कितना चार्ज होगा उसकी वैल्यू बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, है ना? तो सिंस सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इट इज रेडियली इनवर्ड्स, देयरफॉर देयरफॉर चार्ज विल बी नेगेटिव। चार्ज विल बी नेगेटिव। तो चार्ज की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होने वाली। इसका मतलब जो पॉजिटिव वाले आंसर है वो गलत हो गए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाल लो। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1.2 इंटू टेन पावर थ्री, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 400 इंटू टेन पावर कितना हो जाएगा? माइनस फोर। ए की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू टेन पावर नाइन, और ये हो गया क्यू। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो ये दो जीरो खत्म, यहाँ हो जाएगा माइनस टू, और ये हो जाएगा 4.8 इंटू, ये हो जाएगा टेन पावर माइनस वन, और इक्वल्स टू 9 इंटू टेन पावर नाइन क्यू।
तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो Q की वैल्यू आएगी यहाँ से सॉल्व करने पर Q की वैल्यू आ जाएगी -5.3 इंटू 10⁻⁹ -5.3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा सी। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, फॉल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी है वो दी है 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। द टाइम टेकन बाय, टाइम निकालना है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल दिस डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन कितना नीचे गिरा है वो हमें निकालना है। किसके ऊपर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लग रहा है किसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो फोर्स लगाओ, फोर्स F इक्वल्स टू कितना हो गया क्यू ई। तो Q जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर गिवन है Q, एक मिनट, 5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁵। क्या निकालना है, मैं टाइम निकालना है ना। क्यू ई इक्वल्स टू नीचे गिर रहा है ना, फॉल्स, ये हो जाएगा एम ए। जो फोर्स है, इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स क्यू ई इक्वल्स टू हो जाएगा एम ए। तो ये हो गया एम ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, क्यू ई ओवर एम। द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू फॉल दिस डिस्टेंस, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, इसके लिए h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम जीरो कंसिडर कर लें इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कंसिडर कर लें तो t की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, √2h/a, और a कितना हो गया क्यू ई ओवर एम। तो ये हो गया 2h और a की वैल्यू क्यू ई ओवर एम। अब यहाँ से सारी वैल्यूज जो भी हैं आपके पास सब्सटीट्यूट कर दो। तो 2h h की वैल्यू कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 9.11 इंटू 10⁻⁻31। उसके बाद Q की जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो वैल्यू है वो है 2 इंटू 10⁻⁴। तो जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारे पास 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स। इतनी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकते। हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि ये सारी वैल्यू दे दी जाए या ये वैल्यू ना देकर इसकी जगह लिख दिया जाए एच या वाई, इसकी जगह लिख दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इस फॉर्म में आंसर पूछ लिया जाए, ऐसा पूछा जा सकता है। तो जब ऐसा आएगा तो आंसर आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, 8 क्वेश्चन हो गए अब तक ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी बैलेंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 3.2 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इज। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी बैलेंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का हमें मास दिया हुआ है, तो इस पर जो वेट लगेगा वो लगेगा mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो गया वो हो गया क्यू ई। तो क्यू ई इक्वल्स टू हो गया एम जी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा एम जी ओवर क्यू। एम की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁻27, जी की वैल्यू आप ले लो 10, और क्यू की जो वैल्यू है आपको गिवन है कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से 2 टाइम्स सीधा सीधा कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा ये कितना हो जाएगा 20, तो 10⁻⁻7, ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻7 6, 20 इंटू 10⁻⁻6। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा बी। इसमें जी की वैल्यू कितनी लिए 9.10 लिए जी की वैल्यू 9.8 लिए।
जी की वैल्यू 9.8 लो, 9.8। 9.8 लेके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 19.6 इंटू 10⁻⁻8, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। देखो, पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी कर्व होती हैं। इमेजिनरी लाइंस होती है जिसके किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पहले मैं आपको बता रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी कर्व। इमेजिनरी कर्व at which if tangent drawn tangent drawn at any point tangent drawn at any point, it gives the direction of electric field. It gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जो है वो हमें बताती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करूं, तो पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो रेडियली आउटवर्ड्स जाएंगी, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स से पॉजिटिव चार्ज के लिए। और अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो रेडियली इनवर्ड्स आएंगी। नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो रेडियली इनवर्ड्स आएंगी, ऐसे। ये नेगेटिव चार्ज के लिए है। और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, और फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लूँ मैं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या होगा? नंबर ऑफ लाइंस लीविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इनटू अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस लीविंग a positive charge, leaving a positive charge, and number of lines entering a negative charge, entering a negative charge is proportional to the magnitude of charge, is proportional to the magnitude of charge। ठीक, इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से जो लाइंस निकल रही हैं वो मान लो ऐसे निकल रही है, 1 2 3 और 4, ऐसे। और एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर लाइन आ रही है ऐसे, ये लाइन यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँच गई, इस तरह से। तो ये ये ऐसे पहुँच गई। इसको बोला मैंने Q1 और इसको बोला Q2। तो पॉजिटिव चार्ज से कुल लाइन कितनी निकली? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो Q1 अगर Q2 हमें पूछा जाए तो नंबर ऑफ लाइंस लिविंग, लिविंग कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। और एंटरिंग कितनी है? 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा? 8/4, यानी कि जो चार्ज का रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ लाइंस लिविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ लाइंस के, कि कितनी लाइंस है। थर्ड पॉइंट पे आइए।
थर्ड पॉइंट क्या होगा कि लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। यदि एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी तो द नेट इंटेंसिटी विल हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, एब्जर्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, never cross each other. If they do so, then there will be two directions of electric field at that point. Direction of electric field at that point, which is not possible. Which is not possible. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। There never forms a closed loop. They never form a closed loop. ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। मतलब ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरे पॉइंट पर जाके खत्म हो जाती है। एक कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो उसके हमेशा परपेंडिकुलर एंटर करेगी। इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always entering or leaving perpendicularly. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि मान लो ये कंडक्टर है कोई, तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर जाएंगी तो आप जो फ्लक्स निकालोगे वो क्या आएगा? जीरो आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड द कंडक्टर है वो क्या आएगा? जीरो आएगा। ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इन अ रीजन वेयर देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर एब्सेंट, दिस इज वाई इनसाइड अ कंडक्टर वी कैन नॉट फाइंड इलेक्ट्रिक लाइन। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एब्सेंट रहती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। सिक्स पॉइंट क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल्सो गिव्स अ इंडिकेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल surfaces. Electric field lines are always directed from higher potential to lower potential. Electric field lines are always directed from higher potential lower potential. ये हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एंड एंड नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर के हमेशा नॉर्मली एंटर करेंगी या उससे एंड करेंगी, ये मैंने आपको बताई दिया। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर शोन
are shown in figure, then which is correct? Which is correct? ऑप्शन ए है ई ए ग्रेटर देन ई बी, ऑप्शन बी है ई बी ग्रेटर देन ई ए, ऑप्शन सी है ई ए इक्वल्स टू ई बी और ऑप्शन डी है नन। ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो वो ऐसे जा रही है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर ज़्यादा होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी मतलब जहाँ ज़्यादा पास पास होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ ये दूर दूर होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर व्हेन व्हेन फील्ड लाइन डेंसिटी व्हेन फील्ड लाइन व्हेन फील्ड लाइन्स आर क्लोज टू ईच अदर। जब फील्ड लाइन्स एक दूसरे के क्लोज होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और जब फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर दूर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो यहाँ पर ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज़्यादा है और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम है, तो ई ए ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ई बी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, ए, ई ए ग्रेटर देन ई बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Q1 is equals to 12 microcoulomb, if Q1 is equals to 12 microcoulomb, find the value of Q2, find the value of Q2 in the given figure, in the given figure। तो ये जो फिगर है इसमें Q2 की वैल्यू निकालनी है। ये है Q1 और ये है Q2, ये है Q2, ठीक है। तो ये इस तरह से है। और यहाँ से इस तरह से बाहर निकल रही है 1 2 3 1 2 3, एक और बाहर निकालो यहाँ से 3। अब ये ठीक वैसे ही होगा जैसा मैंने अभी आपको बताया था। टोटल नंबर ऑफ लाइंस गिन लो, Q1 अपॉन Q2। लाइंस गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो Q1 हो गया 12, Q2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 2 3 4 5, Q2 की वैल्यू हो गई 5, ठीक। तो Q1 इज इक्वल्स टू 12 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, तो Q1 है 12 अपॉन Q2, ये हो गया 12 अपॉन 5। तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि Q2 नेगेटिव है क्योंकि फील्ड लाइंस इसकी तरफ एंटर कर रही है, इसलिए Q2 की वैल्यू हम लिखेंगे -5 माइक्रोकूलम। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -5 माइक्रोकूलम। तो इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फर्दर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी आएगी ये हमें बताना है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होगी, यानी कि ये ऑप्शन है ए।
इसमें क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और रेडियली इनवर्ड है, तो ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सिंगल नेगेटिव चार्ज। सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए कौन सा हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आइए, फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड द थ्री पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ए, बी एंड सी, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉजिटिव। इनमें से कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, ये हमें बताना है। तो पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जो निकल रही है वो कहाँ कहाँ से निकल रही है, ए से। ये बाहर जा रही है, सब बाहर की तरफ जा रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो ये ए कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से सी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर जा रही है, तो सी भी कौन सा है, पॉजिटिव। और बी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ए पॉजिटिव चार्ज है, सी भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब बोथ ए एंड सी आर पॉजिटिव चार्ज। बी कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायपोल मोमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से डायपोल मोमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट। डायमेंशन निकाल लो। डायमेंशन कैसे निकालोगे, P इक्वल्स टू क्या आता है, Q इंटू ए, Q इंटू डिस्टेंस, Q इंटू डिस्टेंस। अब जो करंट है, करंट किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन टाइम। करंट बराबर होती है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज को लिख सकते हो I इंटू टी। तो इस फॉर्मूला को लिख सकते हो I इंटू टी इंटू डिस्टेंस। आई की यूनिट हो गई एम्पियर, टाइम को लिख दिया टी से और डिस्टेंस को लिख दिया एल से, यानी कि इसकी डायमेंशन हो गई ए टी एल। दैट मीन्स कि ये सही है एकदम, ये सही है। द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर, बिल्कुल सही है। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये जो फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है ये गलत है, यही हमें सेलेक्ट करना है। डायपोल मोमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो कि बिल्कुल गलत है, एंड हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो गलत आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज रॉन्ग आंसर। दिस क्वेश्चन सेज दैट shown in the figure is a shell made of conductor. It has inner radius a and outer radius b. इसकी inner radius जो है वो है a और outer radius है वो है b, एंड कैरीज चार्ज q। इसके ऊपर चार्ज जो है वो q है। कंडक्टर है तो सीधी सी बात है इसकी सरफेस पर चार्ज होगा q। एट इट्स सेंटर इज अ डायपोल p इज शोन। इसके सेंटर पर एक डायपोल रखा है p। इसके सेंटर पर एक डायपोल रखा है। इन दिस केस ऑप्शन ए है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस ऑफ द शेल इज जीरो एवरीवेयर। ऑप्शन बी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू Q/2 4πa²। ऑप्शन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल, एज दैट ऑफ अ पॉइंट शेल, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन। अब देखो ये डायपोल जो है, डायपोल, तो ये डायपोल दो चार्ज से मिलकर बना होगा, एक होगा -q और एक होगा +q। और जो कंडक्टर है उसका जो चार्ज है वो भी कौन सा चार्ज है, वो भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब सीधी सी बात सबसे पहले ये है कि डायपोल दो चार्ज से मिलकर बना है, एक माइनस से और एक प्लस से। तो डायपोल दो चार्ज से मिलकर बना है, तो इसका मतलब नेट जो चार्ज है इनसाइड द शेल या इनसाइड द कंडक्टर वो कितना है, जीरो। तो नो फील्ड विल बी क्रिएटेड आउटसाइड द शेल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आउटसाइड द स्पेयर, आउटसाइड द शेल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड
will be created only by charge q that is carries thus electric field outside the shell kq upon r square। तो ये जो डायपोल है, तो डायपोल की जो चार्ज है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू है, तो नेट चार्ज हो गया कितना, जीरो। नेट चार्ज हो गया जीरो, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड there is no electric field, there is no electric field due to there is no electric field due to dipole। डायपोल की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू चार्ज q ऑन कंडक्टर, चार्ज q ऑन कंडक्टर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी के क्यू ओवर आर स्क्वायर। हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टू चार्जेस प्लस 20 कूलम माइक्रोकूलम एंड माइनस 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 10 mm अपार्ट। ये दोनों एक दूसरे से 10 mm के डिस्टेंस पर है। ऑन एक्सिस ऑफ द डायपोल 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज। यहाँ पर यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, एक्सीएल वाला। कौन सा वाला, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2kp, तो 2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9। डायपोल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 10। डायपोल की वैल्यू हो जाएगी, डायपोल की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम में 20 10 पावर माइनस 6 और 10 mm पार्ट है, 10 इंटू 10 पावर माइनस 3, 1 2 और ये हो गया 9, तो ये हो गया 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 पावर माइनस 7। आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, और ये हो गया 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 यानी 10 पावर माइनस 1। और ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 10 mm, 10 mm है, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 और स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो आर जो है वो ग्रेटर देन एल है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो 2kp अपॉन आर क्यूब। तो 2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 के पी 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, और आर की वैल्यू कितनी होगी, 10 पावर माइनस 1, और ये क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, 11 12 ये हो गया, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये 17। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कंसीडर अ रीजन इनसाइड विच देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस बट द टोटल चार्ज इज जीरो एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन। कंसीडर अ रीजन inside which there are various types of charges but the total charge is zero। टोटल चार्ज जो है वो जीरो आ रहा है। एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरीली जीरो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डायपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब फॉर large r distance from origin। the work done to move a charged particle along a closed path away from the region will not be zero। ये हमें बताना है। जब हमारे पास अलग अलग टाइप के चार्ज हो, when there are various type of charges in a region but the total charge is zero, the region can be supposed to contain a number of electric dipoles।
therefore at point outside the region the dominant electric field is proportional to 1 upon r cube. मैं लिख देता हूं यहां पर, when we have various types of charges and net charge is zero, then region is considered to contain a number of dipoles, and due to dipole electric field is proportional to 1 upon r cube. इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 18 था ये. कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 18. फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड -1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 100 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो दो चार्ज है, एक है -1 माइक्रोकूलम और एक है +1 माइक्रोकूलम. दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 100 आर्मस्ट्रॉन्ग. अब पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिडिल पॉइंट. यहां से 10 सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सेम क्वेश्चन हो गया. E इक्वल्स टू 2kp अपॉन r क्यूब लगाना है. तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 9 इंटू 10 पावर 9. P की वैल्यू कैसे निकालोगे? P इक्वल्स टू चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस 100 आर्मस्ट्रॉन्ग है, यानी कि 100 इंटू 10 पावर -10. तो ये हो जाएगा 10 पावर -8. 10 पावर -8. R दिया है 10 सेंटीमीटर. 10 इंटू 10 पावर -3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा. तो इसको जब सॉल्व करोगे तो E की जो वैल्यू है वो E की वैल्यू आएगी 0.09 न्यूटन पर कूलम, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो दी है 2 इंटू 10 पावर 5. एंगल दिया है 30 डिग्री. इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन पर मीटर. तो टॉर्क इक्वल्स टू होता है पीई साइन थीटा. तो यहाँ टॉर्क की जो वैल्यू है वो है 4 और पी की जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा हमें. पी निकालना पड़ेगा यहाँ पे. ई की वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर 5 और एंगल है 30 डिग्री. तो साइन 30 डिग्री हो गया 1/2. तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 पावर -5. द चार्ज ऑन डाइपोल इफ डाइपोल लेंथ है 2 सेंटीमीटर. डाइपोल जो होता है वो होता है चार्ज इंटू उनके बीच के डिस्टेंस. तो 4 इंटू 10 पावर 5 माइनस का और Q और डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10 पावर -2. ये आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर -3, यानी कि Q की वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रोकूलम. हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका डी. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी. ठीक है. तो ये जितने भी हमने कल तक चीज़ें डिस्कस की है इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर, उनके ऊपर क्वेश्चंस हो गए. होपफुली आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसके बाद जो कल वाला लेक्चर होगा उसमें हम पोटेंशियल पूरा डिस्कस करेंगे और गाउस लॉ पूरा डिस्कस करेंगे. पोटेंशियल, गाउस लॉ और पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों चीज़ें हम कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. कल मिलते हैं. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.